स्वागत करता हूं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए, जीएस की टेस्ट सीरीज में हम लोग बात करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन आंसर की, और ये प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के इस टेस्ट में आपको कितने प्रश्न नए मिलते हैं और आज की इस टेस्ट सीरीज में आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, साथ में आप भी प्रैक्टिस करिए। पहला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों सुमेलित करने के लिए। देखिए, आज के टेस्ट सीरीज में मैंने बहुत सारे प्रश्न सुमेलित करने वाले रखे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ बताना है दोस्तों, ये देखिए जो चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम, नवम में दे रहा है, ये संविधान की अनुसूची के बारे में दे रहा है, और आपको मिलान करना है कि जो संविधान की अनुसूचियां होती हैं उसमें कौन सा विषय दिया गया है। ठीक है, तो जिसमें सबसे नॉर्मल है, जो सभी लोगों को याद रहता है, वो है 9, क्योंकि 9 से नियम, 9 से 9। ठीक है, तो इसमें भूमि सुधार नियम के बारे में बताया गया है, तो ये आपका हो जाएगा डी का 1। बाकी बताइए चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम यानी चौथी अनुसूची किसके बारे में बताती है, तो राज्य भाषा के बारे में बताती है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, याद है कि नहीं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। और 6ठी अनुसूची दोस्तों ये क्षेत्र के बारे में बताती है। क्षेत्र में कौन क्षेत्र, तो याद रखिए जनजातीय क्षेत्र। कौन से, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताती है। तो ये हो गया आपका कूट, और जो भी आपके क्वेश्चन में कूट दिया हो उस हिसाब से अपना उत्तर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने कूट वाला है, और यहाँ आपको बताना है अनुच्छेद के बारे में और किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। ठीक है, तो जो सबसे आसान है वो है अनुच्छेद 5, उसके बताया गया नागरिकता के बारे में। ठीक है, यानी ये हो गया नागरिकता में अनुच्छेद 124। ठीक है, तो 124 में क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ से बात स्टार्ट होती, तो आपका संघीय न्यायपालिका हो गया। अनुच्छेद 352 में आपका आपातकाल है, आकस्मिक प्रावधान यानी आपातकाल। और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का प्रावधान, यानी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से आपका दे दिया कूट वाला प्रश्न, और यहाँ भी आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है और बताना है आपको कि किस अनुच्छेद में किस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14, 36, 74 और 368। तो 368 दोस्तों सबसे आसान है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया, और ये बताया गया 368 में। ठीक है, 370 में स्पेशल राज्य जम्मू कश्मीर, ठीक है, आपको याद होगा, और यहाँ पर देखिए 368 है। बाकी आपका 14, 36 और 74। तो अनुच्छेद 14 की बात करूं दोस्तों, तो ये आपके मौलिक अधिकार में आता है, और आपको पहचानना है यहाँ पर कि कौन सा मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार तो दे नहीं रहा, लेकिन समानता का अधिकार दिया गया है। तो 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी देखिए इसका हो गया डी, ए का हो गया सी। इसके बाद अनुच्छेद 36 आपको पता होगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 36 संबंधित है नीति निर्देशक तत्वों से। और अनुच्छेद 74 दोस्तों ये मंत्री परिषद के बारे में बताता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी का 2 वाला। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपके कूट में क्या देता है, और उसी हिसाब से आप आंसर को टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न दे रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। पहला दे रहा है राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति, राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति स्वैच्छिक है। ठीक है, ठीक है, चलो स्वैच्छिक है। दूसरा दे रहा है दोस्तों कि राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। पहले आप हमको ये बताइए कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है ये किस अनुच्छेद से जारी करता है। ठीक है, राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, तो याद रखिए अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है ये क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। और कह रहा है कि राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति जो है वो स्वैच्छिक है। ठीक है, तो अब ये तो गलत है दोस्तों, उसकी देखिए अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति जो है स्वैच्छिक नहीं है, राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है, इस बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये वाला आप तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दे रहा है कि राज्यपाल अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, तो ये पावर है उसमें। तो यहाँ पर केवल 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 सही है। अगला कह रहा है कि लोक अदालतों में कोई भी मामला दोनों पक्षों की सहमति से लाया जाता है। तो जो लोक अदालत होता है दोस्तों, जब इसमें कोई मामला आता है तो क्या इसके लिए दोनों पक्ष सहमत होने जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, बिना दोनों पक्षों की सहमति के मामला यहाँ पे नहीं आता है। दूसरा दे रहा है कि व्यावहारिक रूप में
भारत में लोक अदालतों की स्थापना 1995 से की गई थी। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है। तीसरा दे रहा है कि लोक अदालतों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती। देखिए लोक अदालत की बात कर रहा है और इसके विरुद्ध किसी तरह की अपील नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे जो तीनों आंसर दे रहा है दोस्तों वो जो है आपका तीनों यहाँ पर सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है 213 के तहत कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को अपने पास कुछ समय के लिए आरक्षित करके जो है रख सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया, तो जारी करने की शक्ति 213 के तहत है, लेकिन ये आरक्षित करने की शक्ति दोस्तों ये अनुच्छेद 200 में है। किसमें बताया गया है? ये अनुच्छेद 200 में उसके आरक्षित करने की शक्ति को बताया गया। याद रखिएगा, जारी करने वाला मामला 213 और रखने वाला मामला आरक्षित करके 200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों अनुच्छेद 300 भी आपको पता होगा, संपत्ति के अधिकार को 300 क में डाल दिया गया था। ठीक है, आपके मौलिक अधिकार से निकाल कर, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कारण निम्नलिखित को कालक्रमानुसार प्रदर्शित कीजिए। देखिए ये सब युग दे रहा है। ठीक है, ये सब क्या दे रहा है? युग दे रहा है और आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो एकदम आपको आज एक एक चीज आपको रटना है। ठीक है, देखिए जो ईओसीन था वो सबसे पहले था, ईओसीन सबसे पहले था। इसके बाद आ गया ओलिगो। ठीक है, ईओ के बाद क्या आया? ओलिगोसीन आया है, फिर मायोसीन आया है, फिर प्लायोसीन आया। ठीक है, प्लायोसीन आया। तो याद करिए इसको किसी तरह से EOMP। ठीक है, EOMP ऐसे करके कम से कम इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, EOMP। अगर आप दोस्तों इसको सेट करेंगे तो देखिए ओ के बाद तो पी आता है, फिलहाल यम वहाँ पे ऊपर होना चाहिए, बट याद रखिए EOMP इसको किसी भी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको सेट करते हैं। अब बात आती है कि ईओसीन जो था ये कब था? तो ईओसीन दोस्तों ईओ में पहले देखिए EOMP पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ईओसीन जो था दोस्तों ये 11 मिलियन वर्ष पूर्व था। कितना? 11 मिलियन वर्ष पूर्व कौन सा समय था? आपका ईओसीन का समय था। उसके बाद आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन दोस्तों ये 25 मिलियन वर्ष पूर्व को कहा जाता है। और आपका मायोसीन जो हो गया वो 40 मिलियन वर्ष पूर्व कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका प्लायोसीन हो गया वो आपका 70 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो आपका याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन सा कूट आपका सही होता है, उसी हिसाब से आप अपना जो है सेट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पे देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन लहरों द्वारा भूकंप में जान माल की सर्वाधिक क्षति होती है? कौन सी लहरें होती है? तो देखिए आपको पता होगा कि यल लहरें होती हैं, पी भी होती हैं, यस भी होती हैं। ठीक है, तो LPS में जो सबसे खतरनाक है, जिसमें जान माल की सबसे ज्यादा क्षति होती है, वो कौन सा होता है? यल लहरों को कहा जाता है। ठीक है, यल लहरें जो होती हैं इनको कहा जाता है लॉन्ग। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, ये आड़े टेढ़े चलती हैं, धक्के बहुत ज्यादा देती है और इनकी गति भी बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से कंपन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, यल तरंगे जो होती हैं सर्वाधिक नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर निम्नांकित में से किस जलवायु प्रकार में तापमान वर्ष पर्यंत 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ता है? इत्मीनान से क्वेश्चन पड़ेगा, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। करा निम्नांकित में से किस जलवायु प्रकार में, ये देखिए जलवायु का प्रकार है, महाद्वीपीय जलवायु हो गया, भूमध्य सागरीय जलवायु हो गया, टुंड्रा जलवायु हो गया, पश्चिमी तट सागरीय जलवायु हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो टेम्परेचर है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ता है। ठीक है जी, मतलब कि वर्ष पर्यंत मतलब सालों साल। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये काम हो सकता है केवल ठंडे प्रदेशों में, यानी टुंड्रा जलवायु जहां पर होगा, ठीक है, वहां पर हो सकता है, क्योंकि टुंड्रा जलवायु प्रदेशों में सर्वाधिक गर्म महीने का तापमान भी अधिकतम कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बाकी के टाइम में तो दोस्तों याद रखिए 10 डिग्री से नीचे या माइनस में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा जलवायु। आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नांकित में से कौन सी शीत धारा नहीं है, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो कह रहा है अबुलहास, वेगुएला,
पेरू और कनारी। तो याद रखिए अगुलहास दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अंगुलहास, अंगुली जल गया, अंगुलहास यानी जल गया, ठीक है। तो याद रखिए ये आपका गर्म जलधारा है, ठंडी नहीं है। बाकी वेगुएला हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सारी जो जलधारा है ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा भी ठंडी है। कनारी भी याद रखिएगा दोस्तों ठंडी है, मैंने गलती से गर्म जलधारा एक जगह पढ़ा दिया था, माफ करिएगा, ठीक है। कनारी जो है कैनरी अभी ले रहा है ना, ऐसे लिखता है कनारी। कनारी जलधारा क्या है तो याद रखिए मैंने नारी गर्म ऐसे पढ़ा दिया था, लेकिन ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और बताइए, कनारी जलधारा बहती कहाँ पर, तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक में बहती है कनारी, ठीक है। दक्षिणी अटलांटिक में बहती है वेगुएला और वेनेजुएला, ठीक है, क्योंकि दक्षिण की तरफ यही है। पेरू जो है दोस्तों ये प्रशांत महासागर की तरफ बहती है, ठीक है। पेरू ठंडी जलधारा है। और अगुलहास जो है ये दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ बहती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। करा चैलेंजर कटक अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है भाई चैलेंजर कटक, आपको ये बताना है। करा अटलांटिक में, हिंद में, उत्तरी प्रशांत या दक्षिणी प्रशांत में, तो ज्यादातर लोग उत्तरी प्रशांत दक्षिणी प्रशांत में फंस जाते हैं। याद रखिए चैलेंजर कटक जो है ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखिए। और कहाँ पर, उत्तरी में या दक्षिणी में, तो दोनों में नहीं, मध्य अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर, याद रखिए चैलेंजर कटक जो है ये अटलांटिक में तो है लेकिन मध्य अटलांटिक में है, ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक को याद रखिए डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है, स्पेशल है। अच्छा एक चीज और याद रखिए, मध्य वाले को देखिए डॉल्फिन बोला जाता है। और थोड़ा सा दक्षिण आएंगे, ठीक है, मध्य दक्षिण, थोड़ा सा दक्षिण आएंगे, दक्षिण वाले में जो है उनको चैलेंजर नाम दिया जाता है, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, चैलेंजर। तो दक्षिण भी अगर आपके ऑप्शन में दे दे तो आप मान लेना एक पल के लिए सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए दो तरह के होते हैं कटक, एक तो होता है डॉल्फिन कटक बोलते हैं, वो मध्य अटलांटिक में है। और मध्य से थोड़ा ही दक्षिण में, पूरी तरह से दक्षिण नहीं है, ये चैलेंजर कटक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कथन, अच्छा कटक क्या होता है दोस्तों, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी में आऊंगा तब, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आगे। कथन कारक दे रहा है आपके सामने, कथन दे रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश अधिकतम जैविक विविधता मिलती है। करा भूमध्य सागरीय प्रदेश में, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अत्यधिक जैविक विविधता मिलती है। दूसरा कारण दे रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में बहुत उपजाऊ कटिबंधीय मिट्टी मिलती है, इस वजह से ऐसा है। तो दोस्तों क्या आपने, अच्छा एक चीज सही सोच के बताइए, क्या आपने आज तक कभी सुना कि कटिबंधीय मिट्टी भी होता है? हमने तो सुना जलोढ़ होता है, बलुई होता है, ये होता है, लेकिन कटिबंधीय मिट्टी, हाँ एक पल के लिए मान सकते हो कि कटिबंध में पाई जाने वाली मिट्टी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तथ्य जो गलत है। सही मायने में ये राइट आंसर होता है कि जहां पर जैविक विविधता अधिक होती है वहां पर वर्षा ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। जिसकी टेम्परेचर, पहले याद रखिए टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसका वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वर्षा ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगा कि तो जाहिर बात है कि पेड़ पौधे घने होंगे, बड़े होंगे, यानी जैविक विविधता ज्यादा होगी, हॉटस्पॉट के स्थल होंगे। तो ऐसे करके लिया जाता है काउंटिंग, तो ये सही हो जाता है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे जो दे रहा है गलत है, यानी कुल मिला जुला करके कथन सही है लेकिन कारण कहीं ना कहीं गलत है। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न को सुमेलित करना है। कोड़धारी वन ये कहाँ पाया जाता है, सवाना वन ये कहाँ है, उष्णकटिबंधीय मानसून वन ये कहाँ है, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों में, ठीक है। ये आपको सेट करना है। चलिए ये फटाफट सेट करते हैं। पहला कोड़धारी वन, तो कोड़धारी वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये मतलब जान लीजिए जो कोड़धारी वन होते हैं अधिक ऊंचाई पर कोड़धारी वन पाया जाता है। अब अधिक ऊंचाई किसको लेके चलें, ब्राजील की उच्च भूमि या मालाखासी या शाखालीन द्वीप या तस्मानिया। ओहो बड़ा टिपिकल ऑप्शन बना दिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। पश्चिमी यूरोप दोस्तों कहा जाता है तस्मानियों को, जो आसान ऑप्शन है पहले उसको सेट करिए। देखिए तस्मानिया है तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के करीब में और न्यूजीलैंड के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तस्मान सागर, तस्मानिया वहां पर है, बट पश्चिमी यूरोपी से इसको जो है वो किया जाता है, ठीक है, पश्चिमी यूरोपी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तो हो जाएगा आपका ये वाला। उष्णकटिबंधीय मानसून की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसून, ठीक है। ब्राजील की उच्च भूमि, ब्राजील में तो नहीं है, ब्राजील में सवाना है, ठीक है, ब्राजील में सवाना वनों की अधिकता है, तो ये तो सवाना हो जाएगा, इसका हो जाएगा। बचता है कोड़धारी वन और उष्णकटिबंधीय मानसून वन, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मुश्किल है बताना, मालाखासी शाखालीन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बड़ा टिपिकल होता है। फिलहाल मैं थोड़ा सा इस पर गेस करना चाहूंगा। कोड़धारी वन जो है दोस्तों ये शाखालीन द्वीप है, और उष्णकटिबंधीय मानसून जो मुझे याद आ रहा है
मालागासी। ठीक है, एक बार आप एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से एक बार रीचेक जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए प्लीज एक बार रीचेक जरूर करिएगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा कमेंट करके, और सही होता है तो भी बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो तो एकदम फिक्स हैं, जैसे सवाना का तो ये ब्राजील की उच्च भूमि में सवाना वन पाए जाते हैं। ठीक है, और काफी वगैरह की पैदावार वहाँ बहुत ज्यादा होती है, ये सही है। तस्मानिया सही है। उष्णकटिबंधीय मानसून दोस्तों, और यहाँ पर कोडधारी, ये दो में थोड़ा सा डाउट है, तो आप अपने हिसाब से रीचेक करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा विश्व में निम्न में से किस क्षेत्र में मंगोलाइड प्रजाति का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? मंगोलाइड प्रजाति दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सांद्रण का अधिक होने का मतलब होता है कि ये जो प्रजाति है ये किस जगह पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि मंगोलाइड वैसे तो अमेरिका में भी पाया जाता है, लेकिन अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो पूर्वी एशिया की बात कर लीजिए, या अगर यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया दिया होता तो सबसे राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में मंगोलाइड प्रजातियों की भरमार है। ठीक है, और इसके बाद नंबर 1 पे ये होते हैं, नंबर 2 पे ये होते हैं, नंबर 3 पे आपका उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पे आपका दक्षिणी अमेरिका भी है। तो याद रखिएगा ये मंगोलाइड प्रजाति यहाँ तक पाए जाते हैं, तो इतना याद रखिएगा, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा जापान के आदिवासियों को क्या कहा जाता है बताइए? एनु कहा जाता है, बत्तू बोलता है दोस्तों, बन्नू क्या होता है? बंटू बोल रहा है। ठीक है, युबंटू होता है, एक वो होता है युबंटू, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सकाई वेदा, तो यहाँ पर याद रखिए वेन्नू, सॉरी एनु सही है, एनु आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जापान के मूल निवासियों को एनु कहा जाता है। ठीक है, जैसे रेड इंडियंस होते हैं अमेरिका में, उसी तरह से जापान के आदिवासियों को या वहाँ के मूल निवासियों को एनु नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। करा चेना कृषि की जाती है बताइए? तो कई दिन से लोग बोल रहे थे सर टफ सीरीज लाइए, टफ लीजिए टफ। अब बताइए कितना नंबर आ रहा है, बताइए। अच्छा, चेना कृषि कहाँ पे किया जाता है? चेना कृषि, अब कुछ लोगों का तो याद ही नहीं हो रहा है सर चेना कृषि कहाँ पे होता है। याद रखिए चेना कृषि दोस्तों ये श्रीलंका की कृषि है, चेना कृषि याद रहेगा। वहाँ इंडोनेशिया की अगर बात कर दें यहाँ पर, या मलेशिया वगैरह की बात कर दें, तो वहाँ पर कृषि का नाम है लदांग कृषि। क्या नाम है? लदांग बोला जाता है। और कंबोडिया, इसका तो मुझे पता नहीं, फिलीपींस कंबोडिया का नहीं पता। यह है कि श्रीलंका में चेना कृषि की जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ झूम खेती है वैसे। कह रहा है महान हिमालय का क्रोड निर्मित है। क्रोड मतलब होता है उसका केंद्र जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कह रहा है क्वाटनरी सैलो द्वारा, सैला नहीं सैलो द्वारा। ठीक है, दूसरा तेरा आद्य महाकल्प सैलो द्वारा, आद्य माने बड़ा पुराना, महाकल्प सैलो। ठीक है, ये एक पल के लिए सही हो सकता है। धारवाड़ या गोंडवाना, नहीं धारवाड़ गोंडवाना नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिए एक्चुअली में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था आर्कियन चट्टानों से बना, आर्कियन तो नाम दे नहीं रहा है, तो आर्कियन की जगह महाकल्प दिया है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए आद्य महाकल्पी को आर्कियन चट्टाने भी कहा जाता है, और ये महान हिमालय जो है ये उसी से निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर निम्न को सुमेलित कर दीजिए। चलिए करते हैं सुमेलित। और मजाल खंड, मलाज खंड या मजाल खंड। ठीक है, तो याद रखिए ये कहाँ पर है? कुंद्रेमुख कर्नाटक, कोरबा जादूगोड़ा। ठीक है, चलिए बताइए कुंद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है। क्यों? कहाँ पर? कुंद्रेमुख कर्नाटक में है। और वहाँ पर क्या है? लौह अयस्क की अधिकता है। जो मलज खंड दे रहा है, मलज खंड में क्या है? तांबा है। कोरबा किसके लिए पाया जाता है? कोरबा किसके लिए फेमस है? कोरबा याद रखिए कोयला के लिए, कोयला के लिए कोरबा, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से, और आप अपना जो कूट है वो खुद से सेट कर लीजिएगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन दे रहा दोस्तों, कह रहा कोसल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। चेदी की कहाँ थी? सुक्तिमती थी। वत्स की कहाँ थी? वत्स इलाहाबाद को बोला जाता था। कौशाम्बी थी। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य नरेश। ठीक है, याद रखिए विराटनगर थी, राजस्थान साइड पड़ता है, तो याद रखिएगा सुमेलित कर दिया गया। कह रहा मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायनोसिस किससे संबंधित करता है? डायनोसिस दोस्तों किसको बोलते हैं? जरा सोच के बताइए तो। डायनोसिस जो है ये किसे वो करता है, बताता है, निर्दिष्ट करता है। तो याद रखिए मेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जब मेरे सामने आया था ना, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, मैंने काफी देखा इसके बारे में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं मिले हैं। ठीक है, तो डायनोसिस कहा जाता था दोस्तों शिव को। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि सर ऐसा कैसे है, लेकिन याद रखिए डायनोसियस या डायनोसिस कहा जाता था शिव को, और उस जमाने में कृष्ण को कहा जाता था हेराक्लीस। तो हेराक्लीस तो आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि हेराक्लीस कृष्ण को कहा जाता था, लेकिन आप यहाँ शिव भी याद रखिएगा, डायनोसियस को शिव भी कहा जाता था। अच्छा, मेगास्थनीज था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी सम्राट था, सेल्यूकस उसका राजदूत था। ठीक है, और बाद में यहीं आकर रह गया था। उसने बताया था कि उस जमाने में शिव और कृष्ण की भी पूजा होती थी।
आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए, शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया कुषाण वंश की जो मुद्रा थी उस समय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसके अलावा यहाँ पर सातवाहन वंश जो दे रहा है, सातवाहन शासक और शुंग वंश के जो शासक थे, ठीक है, और जो कदम थे, इन लोगों के यहाँ शिव की पूजा होती थी, लेकिन मुद्राओं पर जो है शिव की उतनी ज़्यादा सूचना नहीं मिलती है। सबसे पहले कुषाणों की मिलती है। ठीक है, कुषाणों के यहाँ जो थी इनको मानव के रूप में था, बाकी के यहाँ जो थी वो भगवान की तरह पूजा जाता था। देखिए, कुषाण वंश में मानव की तरह यही अंतर है, क्योंकि यहाँ बोला ना मानव रूप में दर्शाया गया, जबकि सातवाहन, शुंग और कदम जो है यहाँ भी थे, बट उनकी पूजा होती थी, उनको भगवान के रूप में माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा है कि चोल काल में कुर्रम क्या होता था? कुर्रम बताइए, कुर्रम किसको बोलते थे? ग्राम संघ को दोस्तों कुर्रम कहा जाता था चोल काल में। ठीक है, तो याद रखिए। अच्छा, कुर्रम किसके अंतर्गत आते थे? तो नाडू के अंतर्गत आते थे। ठीक है ना, कुर्रम जो होते थे नाडू के अंतर्गत आते थे, और एक नाडू के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ होते थे। ऐसे समझिए, नाडू मतलब ब्लॉक समझ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद इसी तरह से नगरम बनता था, जो कि व्यापारियों की सभा होती थी। श्रोड़ी भी इसी समय में होती थी। तो ये सब भी याद रखा करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जैव पद्धति से जो एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सोनोग्राफी कहा जाता है, ईसीजी कहा जाता है, ईईजी कहा जाता है, या फिर एक्स रे कहा जाता है? अब जाहिर बात है, एक्सरे में तो फिर एक्स रेज निकलती हैं। ठीक है, यह तो अलग ही हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है सोनोग्राफी में। याद रखिए, सोनोग्राफी बहुत मैटर करता है यहाँ पर। अगर आपके यहाँ सोनोग्राफी ऑप्शन न देता और अल्ट्रासाउंड ऑप्शन दे देता तो भी आपका राइट आंसर क्या हो जाता? अल्ट्रासाउंड हो जाता, क्योंकि ये दोनों ही टेक्निक में पराश्रव्य ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर जैविक पद्धति से इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा किया कब जाता है? तो पेट संबंधी कोई भी रोग का जब जांच करना होता है तब किया जाता है, फिर गर्भावस्था के बारे में अगर कुछ जानना होता है तब किया जाता है, तो इस काम में होता है। करा, चलिए बताइए। शुष्क बर्फ, जीन थेरेपी, क्रायोजेनिक्स, कोबाल्ट 60, ये सब कुछ सेट करना है। ठीक है, चलिए सेट करते हैं। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। जीन थेरेपी में क्या होगा दोस्तों? तो इसमें रक्त संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। कोबाल्ट 60 आपके कैंसर का उपचार करते हैं, और क्रायोजेनिक्स में पुनर्जीवित करने के लिए जीवित पिंडों का इस्तेमाल होता है, जमन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करा मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफ्लाइटिस और ल्यूकेमिया, इसके बारे में आपको बताना है। याद रखिए, ये क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं क्वेश्चन ऑफ द डे में ना, तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल होगा ढूंढना, बट चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, मलेरिया जो यहाँ पर है दोस्तों, वो प्रभावित करती हैं आपके रक्त कोशिकाओं को। ठीक है, फाइलेरिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया याद रखिएगा, ये आपके लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करती है फाइलेरिया। ठीक है, तो बी में क्या हो जाएगा? 4 वाला। इसके बाद एंसीफ्लाइटिस जो है दोस्तों, एंसीफ्लाइटिस ये डिस्टर्ब करता है मस्तिष्क को। ठीक है, और ल्यूकेमिया जो है बोन मैरो को। यहाँ पे ज्यादातर लोग ल्यूकेमिया को लसिका ग्रंथि से टिक करके पहले ही ऑप्शन को गलत कर देते हैं, लेकिन आप ये गलती मत करिएगा। बोन मैरो जो कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया कहलाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छा लगा होगा। जो लोग नए हो दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु से देख पाएं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।